नमस्कार, मैं आरती यादव और आज आप सभी के लिए संडे स्पेशल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के 100+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं तो आप सभी को पता है, यूपी बीएससी नर्सिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो लगभग 40 क्वेश्चन है। आपके टोटल 40 क्वेश्चन यूपी बीएससी नर्सिंग में पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। साथ ही साथ आपके एम्स बीएससी नर्सिंग में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा और यदि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की और भी क्लास देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लगभग 1 घंटे की क्लास डली हुई है पहले से, जिसमें हम नाइटिंगेल के बारे में बता चुके हैं, फॉरेस्ट नाइटिंगेल के बारे में, और बाकी के क्वेश्चंस भी हमने वापस सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो शाम 5 बजे लाइव क्लास चलती है इस चैनल पर। डेली शाम 5 बजे लाइव क्लास चलती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। आज संडे है तो आज हम आपके लिए अभी बता देती हूँ कि जीके की क्लास भी लेके आएंगे शाम 5 बजे। शाम 5 बजे आप सभी के लिए जीके क्लास होगी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास को कंप्लीट देखना मेरे साथ। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1951 यानी कि 1951 में। उसके बाद पूछा जाए नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? NMCP, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि NMCP की फुल फॉर्म बताइए। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो आपका राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण प्रोग्राम है वो सन 1953 ईस्वी में स्टार्ट किया था, 1953 में। ठीक है, पूछा जाए नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, अब दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि रिवाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहे कितना भी पढ़ लेना और उन्हें बार बार रिवाइज नहीं करते हो तो आप बहुत ही बेकार काम कर रहे हो इस टाइम। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो NEP जो 1958 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है काफी। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस किससे संबंधित है? तो ये टीबी से संबंधित है। टीबी रोग किसके कारण होता है? तो टीबी रोग आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो आपको पता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका है जो आपका टीबी रोग में लगाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। ये टीके खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये टीके की खोज है वो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। शाम 5 बजे हमने आपको बताया हुआ था। उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी ICDS की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि ICDS की फुल फॉर्म बताइए। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, देख लें ध्यान से, स्कीम ये कब स्टार्ट हुई थी? सन 1975 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCV यानी अंधेपन जो कार्यक्रम है अंधेपन से संबंधित, उसे कंट्रोल करने के लिए कब स्टार्ट हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो सन 1977 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिएगा, देखो बोलते बोलते गला भी काम नहीं करता। कल हमने 1 घंटा 22 मिनट की वीडियो डाली हुई थी, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ह्यूमन डिसीज जो मानव स्वास्थ्य रोग जो आपका चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये इसकी हमने लगभग 1 घंटा 22 मिनट की वीडियो शाम को अपलोड की है लाइव क्लास में। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा।
यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके रोग से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 की काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1977 में। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब शुरू हुआ था? तो 1977 में। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन एमपीओ की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो आप बता सकते हो मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, ये कब शुरू हुआ था? तो ये भी आपका 1977 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम वही फिर दोबारा है 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में। यहाँ पर अभी एक और दिया था ऐसा ही, वो किससे संबंधित था? नेशनल एक क्वेश्चन और था अभी रिडक्शन से संबंधित, वो आपका मलेरिया था। मलेरिया पूछा जाए नेशनल मलेरिया इराडिकेशन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1958 मलेरिया संबंधित है। और ये आपका जो है वो लेप्रोसी से संबंधित है, तो ये 1983 है। क्या है? 1983 इराडिकेशन। उसके बाद पूछा जाए कि नेशनल एडिस कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ था? तो NACP 1987। नेशनल एडिस को कंट्रोल करने के लिए कब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ? तो 1987 ईस्वी से। कब से? 1987। उसके बाद पूछा जाए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI, ये 1951 से शुरू हुआ है। ठीक है, पूछा जाए रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट किया गया, तो वो आपका 1992 से। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो दोबारा से कब शुरू हुआ है? तो आपका 1992 से। 1992 यानी कि 92 से। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, आपका स्कीम जो है प्रोग्राम है वो कब शुरू हुआ था? CSMM जो है CSSM, ये कब हुआ था? तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड है जो प्रोग्राम आपका है वो 1992 से ही शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1992 से। ठीक है, याद कर लें। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए नेशनल एडिस कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट जो आपका है वो कब शुरू हुआ था? तो 1992 से 1997। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जाए इनहेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो 1997 से। इनहेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो 1997। देखो ये चीजें आपको पता है, डेट बार बार मतलब बहुत सारी सने हैं तो याद नहीं होंगी, लेकिन आप बार बार इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो याद हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 बार इनको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट कब शुरू हुआ था? तो 1997 में। देखो ये 2-3 डेट आपको बार बार 1997, तो ये आपको याद हो सकती है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब हुआ था? 1997। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। 19 नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम NAMP कब शुरू हुआ? तो 1999। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम है वो कब शुरू हुआ था? तो 1999 में। ठीक है, आगे देखिएगा, 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिया। नेशनल एडिस कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड पूछा जाए, यदि आपको नेशनल एडिस कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड लिख के आता है तो आप 1999 से 2004 बताओगे। ठीक है, और फर्स्ट हमने अभी आपको बताया है, तो आप ये एक साथ कई बार लिख लो और 2-3 बार रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, एक साथ सभी को लिख लो और रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपका दिया हुआ है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ था? तो 2003 से 2004 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड कब स्टार्ट हुआ? तो 2004 से 2009 के बीच में। 2004 से लेके 2009 के बीच में ये आपका सेकंड वाला जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM, ये कुछ फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है आपसे कि नेशनल NRHM की फुल फॉर्म क्या है? तो 2005 से 2012 में ये स्टार्ट हुआ है और ये आपको मिशन याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन
ये कब स्टार्ट हुआ था? 2005 से लेके 2012 के बीच में। ये क्वेश्चन आगे जो दिख रहे हैं आपको अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है कि बताइए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? तो 2006 में। और ये फुल फॉर्म में आपसे पूछा है PMSSY, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो वो आपकी हो जाएगी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 2006 में। अभी देखो एक और एडिस आ गया आपका, एडिस थर्ड, नेशनल एडिस कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड कब शुरू हुआ था? NACP थर्ड, तो वो आपका 2006 से 2011 के बीच में। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? NTCP, तो 2007 से 2008 के बीच में। ठीक है, 2007 से और 8 के बीच में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली आपका कब शुरू हुआ? तो 2011 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM कब शुरू हुआ? तो 2013 में। देखो नेशनल एडिस कंट्रोल फिर आ गया आपका, तो इनको एक साथ कहीं पर लिख लेना, क्योंकि लिख लोगे तो आपको याद रहेगा और भूलोगे नहीं कभी। तो ये चारों आप लिख लेना। यहाँ पर एक और आ गया आपका नेशनल एडिस कंट्रोल प्रोग्राम, फोर्थ कब स्टार्ट हुआ? तो 2012 के 17 के बीच में। 2012 से 17 के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेशनल एडिस कंट्रोल प्रोग्राम फोर्थ, आपका 4 वाला। उसके बाद पूछा जाए आपसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा, जीके में भी पूछा जा सकता है कि बताइए प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में। PMJDY जन धन योजना। पूछा जाए आपसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब स्टार्ट हुई? 2015 में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पर इसे जरूरी और याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। सन 2015 में, ये दोनों ही योजना सन 2015 में शुरू हुई थी। कौन सी? एक आपकी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक आपकी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये दोनों ही आप लोग लिख लेना कहीं पर। उसके बाद आपसे पूछा जाए NHP द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये कब स्टार्ट हुई? तो 1983 ईस्वी में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये कब स्टार्ट हुआ? UIP, तो 1985 में। उसके बाद पूछा जाए ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? तो 1989 में। देखो जितनी हम ये डेट सन करा रहे हैं, जितनी हम करा दे बस उन्हीं को रिवाइज कर लेना। इसके बाद आप कोई भी रिवाइज नहीं करना, कोई भी आपको याद नहीं करनी है, यही आप रिवाइज करें बार बार। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन कोई ना कोई मिल जाएगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में वैसे भी 40 क्वेश्चन UP BSc नर्सिंग में पूछे जाएंगे, तो वो इन्हीं टॉपिक से संबंधित होंगे। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से संबंधित आपके होंगे। उसके बाद पूछा जाए नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब स्टार्ट हुई? तो वो आपकी 2002 में। गला नहीं काम कर रहा है, सॉरी। आगे क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997 में। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003 में। ये अभी पीछे भी आए हुए थे। आगे आपका है रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट 2004 में। जननी सुरक्षा योजना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भले ही याद ना करो लेकिन आपको 40 क्वेश्चन ध्यान से याद करना। जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 2005 में। जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो वो 2005 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये 40 जो क्वेश्चन है, ये 40वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट डाउन कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास कंप्लीट हमारे साथ देखते रहना। ठीक है, देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हम आपको यहाँ पर बताते जाएंगे, आप किसी नोटबुक पे नोट डाउन करते जाना। ठीक है,
यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, अभी हमने इससे पहले बात की थी, काला आजार जो होता है वो क्या है आपका, काला आजार किसके द्वारा फैलता है, तो काला आजार जो रोग होता है वो सैंड फ्लाई, बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। पूछा जाए आपसे काला आजार रोग है वो के द्वारा फैलता है, तो काला आजार जो रोग होता है वो बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, बालू मक्खी के द्वारा। जबकि आपका सीसी मक्खी के द्वारा क्या फैलता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। सीसी मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम बता चुकी हूँ पहले से भी। आई क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, जो आपका ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था प्रतिरक्षीकरण संबंधित, वो कब लॉन्च हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1985 ईस्वी में ये प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया था प्रतिरक्षा से संबंधित, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गुथरी टेस्ट इज यूज्ड द स्क्रीन, जो गुथरी टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, तो देखो गुथरी जो टेस्ट है आपका वो आपका किसमें किया जाता है, तो ये टेस्ट जो है वो आपका एक रोग होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, इसमें फिनाइल एलानिन को चेक करने के लिए नवजात बच्चों में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें फिनाइल एलानिन को चेक करने के लिए, फिनाइल एलानिन को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है गुथरी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ये गुथरी शब्द कहाँ से आया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट गुथरी, उन्हीं के नाम से उन्हीं ने इसका आविष्कार किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये टेस्ट रख दिया गया, तो जिसका नाम क्या है, गुथरी टेस्ट। गुथरी परीक्षण किसमें किया जाता है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग में किया जाता है, जिसमें फिनाइल एलानिन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो किसने इसका आविष्कार किया था, तो इसका आविष्कार जो किया था वो डॉक्टर रॉबर्ट गुथरी ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट गुथरी ने। रॉबर्ट गुथरी नाम के जो आपके डॉक्टर थे उन्होंने इसका आविष्कार किया हुआ था, ठीक है। ये किन बच्चों में किया जाता है, तो ये नवजात बच्चों में, जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं, न्यू बच्चे जो होते हैं, नवजात बच्चों में ये टेस्ट आपका किया जाता है, ठीक है। आगे आपसे पूछा जाए कि 9th क्वेश्चन है हमारा कि दी WHO डे इज सेलिब्रेटेड, जो WHO डे जो यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और ये पूछा जाए आपसे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके इसमें UPBSC नर्सिंग में। आगे क्वेश्चन दिया है 10 यहाँ पर, द नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एडिस इज, तो जो आपका एडिस रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, किस जीव के कारण होता है, तो रेट्रोवायरस HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है, रेट्रोवायरस HIV के कारण होता है। पूछा जाए आपसे कि एडिस रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो एक वायरस है जिसका नाम है HIV वायरस जो है, HIV वायरस जो है वो किस प्रकार का वायरस है, तो HIV वायरस जो होता है वो एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। किस प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का रेट्रो वायरस आपका होता है। पूछा जाए आपसे कि द रूट ऑफ BCG वैक्सीन, BCG यानी कि वैक्सीन जो है वो किसमें दी जाती है, यानी हमारे शरीर में कहाँ लगाई जाती है, तो द रूट ऑफ BCG वैक्सीन जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। BCG जो आपका टीका है वो TB रोग में दिया जाता है। BCG का जो टीका है वो किसमें दिया जाता है, TB रोग में दिया जाता है। और ये लगाया कहाँ जाता है, तो इंट्राडर्मल होता है, त्वचा के अंदर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, त्वचा के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। पूछा जाए BCG वैक्सीन कहाँ पर लगाई जाती है, तो इंट्राडर्मल होती है, त्वचा के अंदर लगाई जाती है। पूछा जाए आपसे कि मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट इन, मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, तो सन 1961 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाए कि बताइए मिड डे मील प्रोग्राम है वो कब शुरू किया गया था, किस साल शुरू किया गया था, तो सन 1961 ईस्वी में शुरू किया था, 16 में, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है हमारा, एक रोग है आपका
कॉप्लिक्स स्पॉट, कॉप्लिक्स स्पॉट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आपका कॉप्लिक स्पॉट नाम का एक रोग होता है जो ऑफ विच डिसीज। कॉप्लिक स्पॉट जो होते हैं वो किस पर कहाँ देखे जाते हैं, किस रोग में देखे जाते हैं। कॉप्लिक एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्हीं के नाम पर एक नाम रख दिया गया कॉप्लिक। कॉप्लिक धब्बे जो हैं वो ये धब्बे होते कैसे, तो रेत के दाने जैसे होते हैं। रेत का जैसा दाना होता है आपका, रेत के दाने के जैसे ये धब्बे होते हैं जो आपके किस में देखे गए, तो ये मीजल्स रूबेला जो आपका रोग होता है उसमें देखे गए। कॉप्लिक्स स्पॉट कहाँ देखे गए हैं, तो मीजल्स आपका जो खसरा होता है उसमें लाल लाल दाने हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, वही में आपकी ये कॉप्लिक्स स्पॉट देखे गए हैं। ठीक है, और साथ ही हमारे मुख श्लेष्मा, मुख में जो श्लेष्मा आपकी होती है, मुख बक्कल बक्कल म्यूकोसा में भी ये आपके देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना। आगे क्वेश्चन है हमारा, देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि एंथ्राकोसिस इज कॉज्ड बाई। एंथ्राकोसिस एक रोग होता है जो आपकी कोयले की डस्ट से होता है। जो यदि आप कोयले की डस्ट को सांस के साथ लोगे, यदि आपके सांस के साथ जा रहा है, सांस लेने के साथ साथ इनहेलेशन अंतर श्वसन में जा रहा है, तो आपको एक रोग उत्पन्न हो जाएगा जिसका नाम है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस कैसे याद कर सकते हो, तो आपको पता है कोयला का एक प्रकार होता है, कोयले का एक प्रकार होता है जिसका नाम है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट नाम का एक कोयला होता है, आपको पता है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है जिसे इस एंथ्रासाइट। तो एंथ्राकोसिस और एंथ्रासाइट लगभग एक ही जैसे शब्द मिल रहे हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। एंथ्राकोसिस कॉज्ड बाई तो इनहेलेशन अंतःश्वसन ऑफ कोयल डस्ट, यानी कोयले के डस्ट के अंतःश्वसन से आपका ये रोग उत्पन्न होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि JSY, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JSY स्टैंड्स फॉर, JSY की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो JSY का मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो है वो किसकी फुल फॉर्म है, JSY। ठीक है, याद कर लेना। आगे क्वेश्चन है आपका द फुल फॉर्म डॉट्स, द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स, यानी डॉट्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई। डॉट्स क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉट जो है वो एक टीबी को रोकने के लिए WHO की मुख्य योजना है। डॉट क्या होता है ये, तो डॉट जो है वो टीबी रोकने के लिए, किसे रोकने के लिए, टीबी रोग रोकने के लिए WHO की एक योजना है जिसमें क्या होता है, एक शॉर्ट कोर्स होता है, शॉर्ट कोर्स कराया जाता है जिसमें रोगी को हर खुराक निगलते हुए देखा जाता है। रोगी कैसे खुराक खाता है उसे निगलते हुए इसी योजना के अंतर्गत देखा जाता है। ये योजना चलाई किसके द्वारा गई, तो WHO के द्वारा चलाई गई है डॉट्स योजना। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स क्या एक शॉर्ट कोर्स है जो टीबी से संबंधित है, टीबी रोग से संबंधित। ठीक है, तो डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, उपचार करना शॉर्ट कोर्स के द्वारा। ठीक है, याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी पोस्ट पार्टम हीमोरेज ऑकर्स विद इन, जो आपका जो शुरुआती जो आपका कह सकते हो आप जब प्राथमिक प्रसवोत्तर होता है तो उसमें रक्तस्राव होता है। जब प्राथमिक प्रसव की क्रिया होती है, पार्टम होता है, तो उसमें रक्त का स्राव होता है। तो ये कितने घंटे तक होता है, तो ये एक दिन में 24 घंटे में हो सकता है। 24 घंटे ये आपका रक्तस्राव जन्म देने के एक दिन के भीतर में रक्तस्राव होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद आपका 12 सप्ताह के बाद भी हो सकता है, 12 सप्ताह के बाद भी रक्तस्राव आपका हो सकता है जन्म देने के बाद। तो पूछा जाए कि प्राइमरी पोस्ट पार्टम हीमोरेज ऑकर्स विद इन, तो 24 घंटे के अंदर, जन्म देने के 24 घंटे में, और उसके बाद 12 सप्ताह के बाद भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह बच्चा होने के 12 सप्ताह बाद तक हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका नॉर्मल बर्थ वेट। नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, तो नॉर्मल बर्थ वेट जो होता है बच्चे का वो 2.5 से लेके 3.5, यानी कि 2.5 से लेके 2.5 से लेके 3.5 kg हो सकता है। ठीक है, 2.5 से लेके 3.5 किलोग्राम का एक बच्चा नॉर्मल हो सकता है सामान्य रूप से, बच्चे का जन्म जब होता है तो उसके टाइम। तो आगे क्वेश्चन देखिए आपका, आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर
कि बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन ए क्लिनेट इज, एक आपका आयरन की कमी, किसी ग्राहक को क्लाइनेट का मतलब होता है यहाँ पर, क्लाइंट का अर्थ होता है कि किसी ग्राहक में आयरन की कमी का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा होता है, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी, यानी आयरन की कमी का पता लगाने के लिए, ग्राहक का पता लगाना, यानी कोई ग्राहक है उसमें आयरन की कमी है तो उसका पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है, तो टेस्ट है आपका सीरम फेरेथिन। सीरम फेरेथिन नाम का एक टेस्ट होता है जो आयरन की कमी का पता लगाता है, सीरम फेरिथिन नाम का एक टेस्ट होता है जो आयरन की कमी का पता लगाता है। ठीक है, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। आई क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिफर्स टू फीडिंग ऑफ इन्फेंट ओनली विद ब्रेस्ट मिल्क ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। जब तक एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसमें जो आपका आगे देखिए इसी में लिखा है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिफर्स, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो कितना मतलब कब तक पिलाना चाहिए माँ को, तो वो आपका शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाने के लिए 6 महीने की अवधि होती है। जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए वो लगभग कितने 6 मंथ तक ही कराना चाहिए। फीडिंग ऑफ इन्फेंट ओनली विद ब्रेस्ट मिल्क फॉर इन द पीरियड, तो 6 मंथ। ठीक है, याद कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मंथ तक, तो 6 मंथ तक। आइए देखो क्वेश्चन भाई दिया हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि डॉट्स यूज्ड टू ट्रीट, डॉट्स का प्रयोग जो है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो अभी हमने आपको बताया था डॉट्स यानी कि डायरेक्ट आपका अभी फुल फॉर्म क्या बताई थी हमने आपको डॉट्स की, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म एक और हो सकती है आपकी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, और साथ ही साथ ये किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो टीबी के उपचार के लिए किया जाता है। किसके उपचार, टीबी के उपचार में किया जाता है। WHO के द्वारा चलाई गई एक मुख्य योजना थी आपकी। आप देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि फुल फॉर्म ऑफ आशा, आशा की फुल फॉर्म क्या है, तो आशा की फुल फॉर्म है आपकी एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये आशा की फुल फॉर्म है जिसे हिंदी में कहा जाता है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता, ये आशा की फुल फॉर्म है। हिंदी में देखना चाहो तो आप देख सकते हो मान्यता प्राप्त सामाजिक सोशल हेल्थ यानी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आशा की फुल फॉर्म आप याद कर लो, ए से क्या होता है, एस से क्या होता है, ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ आशा में ए से क्या है, या एस से क्या है, एच से क्या है, ए से क्या है, ऐसे भी आपसे अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। तो आप याद कर लीजिए एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, आइए देखिए, आइए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो आपका हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जो कमेटी है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम जो है वो भोरे कमेटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, भोरे कमेटी। एक भोरे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये कमेटी शुरू की थी, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया भोरे कमेटी। जो कब शुरू हुई थी, तो सन 1943 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब हुई थी, सन 1943 ईस्वी में ये शुरू हुई थी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी एक गर्भ निरोधक यंत्र है जो आपका किस साइड वो इफेक्ट डालता है ज्यादातर, तो कॉपर टी लगाने से ये जो होता है वो आपका ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होने लगती है, जो पीरियड होते हैं उनमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, कॉमन सा इफेक्ट क्या है, तो एक आपका ब्लीडिंग से संबंधित है, यानी ब्लीडिंग रक्तस्राव होता है वो ज्यादा होने लगता है। ठीक है,
देखो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 26 आपका कि द एनदर नेम ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, तो हेनसेंस डिसीज, हेनसेंस डिसीज के नाम से भी लेप्रोसी रोग को जाना जाता है। जो आपका कोढ़ रोग होता है कुष्ठ, उसे किस नाम से, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो हेनसेंस डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट नेचुरल केस, जो अंतिम जो नेचुरल केस आपको मिला हुआ है स्मॉल पॉक्स का, जो नेचुरल केस है, लास्ट अंतिम केस है, वो कब रिपोर्ट हुआ था, तो 1977 ईस्वी में। लास्ट केस जो हमें मिला हुआ है वो 1977 में आपका किसका मिला, स्मॉल पॉक्स का मिला है, ठीक है। और पूर्णतः WHO ने बता दिया था पूर्णतः ये कब आपका समाप्त हो गया, इसका इराडिकेटर हो गया है, इराडिकेटेड हो गया है, तो वो आपका उन्मूलन, वो जो उन्मूलन आपका हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो 1980 ईस्वी, 1980 में WHO के द्वारा घोषित कर दिया गया था कि स्मॉल पॉक्स है जो बिल्कुल आपका जड़ से खत्म हो चुका है। कब, 1980 ईस्वी में। लास्ट केस कब मिला था, तो 1977 में। WHO के द्वारा कब घोषित कर दिया गया था कि ये स्मॉल पॉक्स जो है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है, तो वो 1980 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इराडिकेटेड, इराडिकेटेड उन्मूलन जिसे कहा जाता है, एराडिकेटेड। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 की नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम बाज लॉन्च्ड, जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था, तो सन 1953 ईस्वी में। सन 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण जो प्रोग्राम है वो आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद कर ले, इंपॉर्टेंट है काफी हद तक। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन इंडिया द ईयर, जो बेबी फ्रेंडली जो हॉस्पिटल जो आपके शुरू किए गए थे वो कब शुरू किए गए थे, जो आपके बेबी फ्रेंडली जो हॉस्पिटल शुरू किए गए थे वो कब शुरू किए गए थे। भारत में बेबी फ्रेंडली अस्पताल पहले किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कब ये पहले शुरू, इनिशिएटिव कब पहले शुरू की गई थी, तो ये 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। DDT इज ए कॉन्टैक्ट पॉइजन, तो ये DDT जो है वो आपको पहले ही पता है कि ये एक प्रकार का विष है जिसके संपर्क में जाने से आपका ये बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, हानिकारक है। कौन सा, DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। DDT की क्या फुल फॉर्म है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। आगे 33 क्वेश्चन है आपका रेबीज वायरस से संबंधित। रेबीज इज कॉज्ड बाई RNA वायरस, रेबीज रोग जो होता है वो RNA वायरस के कारण होता है। इसे कहा किया जाता है, तो कार्ड लाइसा वायरस, लाइसा वायरस टाइप 1, इट इज बिलोंग्स टू द फैमिली रेब्डोविरिडे सेरोटाइप फर्स्ट। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये फैमिली इसका ये है, जो आपका रेबीज वायरस है उस वायरस का नाम क्या, RNA वायरस का, तो आपका लाइसा वायरस है। क्या नाम है उसका, लाइसा वायरस। और ये वायरस जो आपका है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो रेविडोविरिडी सेरोटाइप फर्स्ट से फैमिली से ये आपका परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है। तो परिवार पूछा जाए तो ये बता देना, वायरस का नाम पूछा जाए तो ये बता देना, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि जो आपका 36 क्वेश्चन है, द एनोदर नेम ऑफ हुपिंग कफ, जो काली खांसी है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो काली खांसी का जो दूसरा नाम है वो आपका परट्यूटिस, परट्यूटिस जो है वो काली खांसी का दूसरा नाम है। वैसे भी काली खांसी किसके कारण होता है, तो आपको पता है काली खांसी जो है वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, बैक्टीरिया के कारण। और इसमें एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है DPT, D से डिफिथीरिया, P से परट्यूटिस और T से टिटेनस। इन 3 रोगों के लिए एक वैक्सीन दी जाती है जिसे ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। DPT का टीका जो किसमें लगाया जाता है, काली खांसी में भी लगाया जाता है। तो हुपिंग कफ का दूसरा नाम क्या है, परट्यूसिस। आगे देखिए, यदि कोई माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे सकिंग रिफ्लेक्स इन मदर कॉज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध के उत्पादन से एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है, माँ में सकिंग रिफ्लेक्स नाम का एक रोग हो जाता है, जो किसमें हो जाता है, कब होता है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का जब प्रोडक्शन होता है तब ये रोग आपको हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज द फर्स्ट रिफर्स यूनिट,
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट है, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आपके लिए जो दिया हुआ है, कैटारेक्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया, यानी कि अंधेपन का भारत में अंधेपन का जो मुख्य कारण है, मोतियाबिंद भारत में एक अंधेपन का मुख्य कारण है। कैटारेक्ट का अर्थ होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो है वो भारत में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। पूछा जाए कि भारत में अंधेपन का मुख्य कारण क्या है, तो मोतियाबिंद है आपका। क्या है? मोतियाबिंद जो है वो अंधेपन का एक मुख्य कारण है। कैटारेक्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन का। भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो वो आपका मोतियाबिंद रोग है। मोतियाबिंद रोग कहाँ होता है, तो आपको पता है आंखों से संबंधित है। एक आपका और भी ऐसे संबंध जो जिसे रेट वो कहते हैं रतौंधी, वो भी आपका आंखों से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, वरदानता एक आपका रोग है, वो भी आंखों से संबंधित है। एक रोग है आपका है नियासिन, वो नियासिन विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन डिफिशियंसी कॉज पेलिग्रा। विटामिन B3 की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है पेलिग्रा। इसमें क्या होता है, विच इंक्लूड 3D सिम्टम्स, 3 लक्षण उत्पन्न होते हैं, 3 नहीं बल्कि 4 का हो। जो पेलिग्रा रोग होता है उसमें 4 लक्षण इंक्लूड किए गए हैं जिसे 4D के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3D दे रहा है तो आप 3D याद कर लो, न बल्कि 4D याद करो। 4D सिम्टम्स, 4D लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे आपका डायरिया का होना, डेमेंशिया का होना, मन भ्रंश जिसे कहा जाता है मनोभ्रंश। डेमेंशिया का अर्थ होता है मनोभ्रंश, मन में भ्रंश पैदा होना, मनोभ्रंश, ठीक है। और एक आपका होता है डर्मेटाइटिस नाम का एक रोग होता है जो आपका त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्वचा में क्या होता है, सूजन आ जाती है, त्वचा में आपकी सूजन आ जाती है, फपोले पड़ जाते हैं, इस रोग में फपोले पड़ जाते हैं। और ये रोग कब उत्पन्न होता है, तो ये रोग तब उत्पन्न होता है जब आप में विटामिन B3 की कमी हो जाती है। एक 4D से क्या संबंधित है, तो एक D आपका डायरिया हो जाएगा, एक D आपका डेमेंशिया हो जाएगा और एक D आपका डर्मेटाइटिस हो जाएगा। तो एक D यहाँ पर क्या है, तो एक D का अर्थ यहाँ पर है आपका क्या, डेथ भी हो जाती है। यदि आपको विटामिन B3 की बहुत ज्यादा कमी है तो डेथ भी आपकी हो सकती है। तो ये 4 लक्षण है यहाँ पर, वो आपके कौन कौन से, तो हमने आपको बता दिए। विटामिन B3 की कमी से होता क्या है, तो आपका पेलिग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलिग्रा, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये 1961 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में। 42 क्वेश्चन है, मंडे फीवर इज आल्सो नोन, मंडे फीवर के नाम से किसे जाना जाता है, किस फीवर को मंडे फीवर भी कहा जाता है, तो एक नाम है आपका विसिनोसिस, विसिनोसिस जो है बाईसिनोसिस कह सकते हैं, जैसे हम विसिनोसिस भी कह सकते हैं या कह सकते हैं वाईसिनोसिस एक रोग होता है जिसे मंडे फीवर के नाम से जाना जाता है। ये हमारे लिए भी क्वेश्चन आया, मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। और ये रोग होता किससे है, तो ये रोग जो आपका है वो कपास की धूल से होता है। किसकी धूल से होता है? कपाल की धूल या अन्य वनस्पति जो फसल होती है उनकी धूल से होता है। कपाल की जो डस्ट होती है उनसे आपको ये रोग होता है। कौन सा रोग? वाईसिनोसिस नाम का एक रोग है, वो कपास की धूल से आपका होता है। या नीचे दिया भी हुआ है कि यदि कपास की धूल आपके अंदर जा रही है, इनहेलेशन में, अंतर शोषण में यानी अंदर जा रही है, तो आपको ये रोग हो जाएगा। कौन सा? वाईसिनोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट, यानी कपास की धूल और अदर वेजिटेटिव फाइबर, अन्य वनस्पति फाइबर जो होते हैं उनकी वजह से भी आपको ये रोग हो जाएगा। कौन सा? वाईसिनोसिस रोग जो है वो आपका किससे होता है, तो कॉटन की डस्ट से होता है। कॉटन की धूल जब हमारे अंदर जाती है सांस के साथ, श्वसन के साथ, तब ये आपको रोग हो जाता है इनहेलेशन से, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका पूछा गया कि फादर ऑफ एपिडीमियोलॉजी इज, यानी कि महामारी जो होती है आपकी, महामारी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? महामारी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन स्नो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉन स्नो को। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि आगे जो आपका क्वेश्चन है कि
पॉलिशिंग राइस कैन लीड्स टू लॉस ऑफ, यानी पॉलिशिंग किए हुए चावल, चावल पे यदि पॉलिश कर दी जाए, चावल को पॉलिश करने से किसका नुकसान हो सकता है, तो आप में विटामिन B1 की कमी हो जाए, यानी विटामिन B1 इसमें नहीं होता है, तो यदि आप पॉलिशिंग किए हुए चावल खाओगे तो विटामिन B1 से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, चावल को पॉलिश करने से किसका नुकसान हो जाता है, तो विटामिन B1 आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है, कौन सा, विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं। एक आपका टेस्ट है जिसका नाम है सिकनेस, सिक टेस्ट, सिक्स टेस्ट, सिक्स टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस, डायग्नोस जो आपका होता है, जो इनकी सिक्स टेस्ट का प्रयोग किस निदान के लिए किया जाता है, किसके निदान के लिए करते हैं, तो डिफीथीरिया के लिए। सिक्स टेस्ट जो है वो किसके निदान में किया जाता है, तो डिफीथीरिया रोग के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सा रोग, सिक्स टेस्ट किसमें किया जाता है, डिफीथीरिया संबंधित है, सिक्स परीक्षण जिसे कहते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है वो आपकी किसमें प्रयोग की जाती है, तो वो कॉलेरा रोग में प्रयोग की जाती है। कॉलेरा यानी कि हैजा, हैजा में आपकी जो दवाई दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है 50 में कि द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी गर्भ निरोधक इन ए मेल वैसेक्टोमी, इन फीमेल इज ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में एक रोकने के लिए, जनन क्रिया को रोकने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसका नाम है वैसेक्टोमी, जिसमें क्या होता है, बास डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है। और जबकि फीमेल में ट्यूबेक्टोमी किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें अंडवाहिनी नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, जिसमें जनन की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर तो राइट आंसर क्या होगा आपका, गर्भ निरोधक एक प्रकार के स्थायी गर्भ निरोधक और ये परमानेंट, पूछा जाए कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव बताइए, टर्मिनल मेथड बताइए, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लोगे। एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कि एपिडेम आपका माला एन एंड माला डी बोथ आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बोथ हैव सेम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन। एक आपकी गोली है जिसका नाम है माला एन और माला डी, जो आपका ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक पिल्स होती हैं, जो किसकी बनी होती है, तो ये दोनों ही आपकी हार्मोन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है, हार्मोन की। माला डी आपको पहले से पता है, ये जो गोली है वो लखनऊ CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी, जिसका संस्थान कहाँ पर है, तो आपको पता है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में। तो ये दोनों ही गोलियां जो होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जो काय से बनाई जाती है, तो वो आपकी हार्मोन से बनाई जाती है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर फिनिश होते हैं। इससे बचे हुए जो भी क्वेश्चन है आगे वाले वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और आज शाम 5 बजे आपको जीके की क्लास मिलेगी, जिसमें हम आपको जीके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण कराएंगे, उन्हें जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में शाम 5 बजे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।